कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से। जैसे ही सीजर का इशारा मिलता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सब अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। तभी वो पुल के ऊपर और नीचे से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पुलिस पहले से ही उनका रास्ता रोके खड़ी थी। अचानक सीजर की एक दहाड़ गूंजती है और मानो आसमान से बंदरों की बारिश होने लगती है। वो पूरी ताकत के साथ पुलिस पर टूट पड़ते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में। शुरुआत में हमें मिलता है जैक नाम का एक साइंटिस्ट, जो दिन रात एक अल्जाइमर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज ढूंढने में लगा है। इसके पीछे की वजह बहुत इमोशनल है। जैक के पिता खुद इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस दुनिया में जैक का अपने पिता के अलावा और कोई नहीं है और वो उन्हें खोने से बहुत डरता है। अल्जाइमर एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जहां इंसान की याददाश्त धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अंत में वो अपना नाम तक भूल जाता है। अपने पिता की हालत देख जैक तड़प उठता है और किसी भी कीमत पर इसकी दवा बनाना चाहता है। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जैक आखिरकार एक दवा बना लेता है, लेकिन इंसानों पर इसका सीधा टेस्ट करना बहुत रिस्की था। इसलिए इसे सबसे पहले एक फीमेल चिंपांजी पर आजमाया जाता है और जो रिजल्ट सामने आता है उसने सबके होश उड़ा दिए। ये दवा उस चिंपांजी को हद से ज्यादा समझदार बना देती है। जैक उसकी बढ़ती इंटेलिजेंस को देखकर फूला नहीं समाता। उसे लगता है कि उसका मिशन कामयाब हो गया। वो तुरंत अपने सीनियर और बोर्ड मेंबर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन देता है। हर कोई इस नई दवा के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखकर खुश था, लेकिन तभी दूसरी तरफ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो फीमेल चिंपांजी जिस पर टेस्ट हुआ था, आज उसका बर्ताव कुछ अजीब था। जब एक वर्कर उसे शिफ्ट करने की कोशिश करता है तो वो चिढ़ जाती है। जबरदस्ती करने पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो वर्कर का हाथ पकड़कर उसे घायल कर देती है और लैब की कैद तोड़कर बाहर निकल आती है। वो बेकाबू होकर तबाही मचाते हुए सीधा उसी मीटिंग रूम में पहुंच जाती है जहां जैक की प्रेजेंटेशन चल रही थी। जैक चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पाता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सिक्योरिटी को उस चिंपांजी को गोली मारनी पड़ती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद सब बदल जाता है। बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि जैक की दवा ने ही उस चिंपांजी को हिंसक बनाया है। जैक का सालों का एक्सपेरिमेंट एक पल में मिट्टी में मिल जाता है। बोर्ड मेंबर्स ऑन ऑर्डर देते हैं कि लैब के बाकी सभी चिंपांजी को भी मार दिया जाए, क्योंकि उन पर भी वही दवा इस्तेमाल हुई थी। जैक अपने बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी दवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता। बोर्ड मेंबर्स का मानना था कि जैक की दवा ने उस चिंपांजी को पागल कर दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। जैक टूटे हुए दिल के साथ लैब के अंदर जाता है, जहां उसकी मेहनत के 5 साल राख हो चुके थे। तभी लैब का केयरटेकर दबे पांव जैक के पास आता है और एक ऐसा सच बताता है जो जैक के होश उड़ा देता है। वो बताता है कि उस चिंपांजी के हिंसक होने की वजह दवा नहीं थी, बल्कि ममता थी। दरअसल उसी वक्त उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। जब वर्कर उसे वहां से हटा रहा था तो उसे लगा कि उसके बच्चे को उससे छीना जा रहा है और इसी डर में वो बेकाबू हो गई थी। केयरटेकर आगे कहता है, बॉस के ऑर्डर पर मैंने बाकी सारे बंदरों को तो मार दिया, लेकिन इस मासूम जान को मैं नहीं मार सका। जैक चुपके से उस छोटे से बच्चे को अपने घर ले आता है। जैक के पिता उस नन्हे मेहमान को देखकर खुश हो जाते हैं और उसका नाम रखते हैं सीजर। वक्त बीतता है और देखते ही देखते 3 साल निकल जाते हैं। अब सीजर बड़ा हो चुका था और उसकी दिमागी हालत किसी आम इंसान से भी तेज थी। वो पढ़ सकता था, गेम्स खेल सकता था और इंसानों की हर बात समझता था। बस एक ही कमी थी, वो बोल नहीं सकता था। लेकिन दूसरी तरफ जैक के पिता की हालत बदतर होती जा रही थी। अल्जाइमर की वजह से वो अपनी सुध बुध खो चुके थे। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि इन्हें अब हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, घर पर इनका इलाज मुमकिन नहीं। अपने पिता को तिल तिल मरता देख जैक एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लेता है। वो लैब से चुपके से वही दवा चुरा लाता है जो उसने सीजर की माँ को दी थी। उसे पता था कि उसके पिता के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को वो इंजेक्शन लगा देता है। जैक के पिता वो पहले इंसान थे जिस पर इस दवा का इस्तेमाल हुआ था। जैक डर से पूरी रात सो नहीं पाता। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ उल्टा न हो जाए, लेकिन अगली सुबह जो उसने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके पिता पियानो बजा रहे थे। वो पूरी तरह ठीक हो चुके थे। जैक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दवा ने काम कर दिया था, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन सीजर खिड़की से बाहर बच्चों को साइकिल चलाते देखता है और उसका मन भी खेलने का करता है। वो चुपके से पड़ोसी के घर चला जाता है, लेकिन वो पड़ोसी बहुत ही खड़ूस और गुस्सैल इंसान था। जैसे ही वो सीजर को देखता है, वो डरने के बजाय उसे मारने के लिए बेसबॉल बैट उठा लेता है। जैक और उसके पिता मौके पर पहुंचकर सीजर को बचा तो लेते हैं, लेकिन वो पड़ोसी आगबूला हो जाता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि सीजर बस खेल रहा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर पड़ोसी चिल्लाते हुए कहता है, ये जानवर मेरे बच्चों के लिए खतरा है। पड़ोसी की धमकी ने जैक को डरा दिया था, क्योंकि सीजर
सीजर के पैर में चोट लग चुकी थी। जैक उसे इलाज के लिए डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है। इलाज के दौरान कैरोलिन दंग रह जाती है। उसने आज तक इतना समझदार जानवर नहीं देखा था। सीजर इशारों में जैक से बातें कर रहा था। धीरे धीरे जैक और कैरोलिन दोस्त बन जाते हैं और कैरोलिन को भी सीजर से लगाव हो जाता है। कैरोलिन को जल्द ही एहसास होता है कि सीजर हमेशा घर की चारदीवारी में कैद रहता है और खिड़की से बाहर की दुनिया को तरसती नजरों से देखता है। वो जैक को सलाह देती है, हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए। जैक को यह बात सही लगती है और अगले दिन वो सीजर को पास के रेडवुड जंगल में ले जाते हैं। वो खूबसूरत जंगल सीजर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। वक्त का पहिया घूमता है और 2 साल और बीत जाते हैं। अब जैक और कैरोलिन रिलेशनशिप में हैं और सीजर भी अब काफी बड़ा और समझदार हो चुका है। रेडवुड जंगल अब उनका दूसरा घर बन गया था। एक दिन जंगल में सीजर की नजर एक पालतू कुत्ते पर पड़ती है जिसके गले में पट्टा बंधा था। वो कुत्ता सीजर पर भौंकने लगता है, लेकिन सीजर कुत्ते की वजह से नहीं बल्कि उस पट्टे को देखकर उदास हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके गले में भी तो जैक ने वैसा ही पट्टा बांध रखा है। वो इशारों में जैक से एक सवाल पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू हूँ? जैक उसे गले लगाकर कहता है, नहीं, तुम मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन सीजर अब बच्चा नहीं था, उसे अपने वजूद की तलाश थी। वो जानना चाहता था कि वो आखिर है कौन। मजबूरन जैक उसे अपनी लैब के बाहर ले जाता है और उसे सच बताता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ यहाँ थी, हमने उन पर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी की वजह से आज तुम इतने जीनियस हो। अब सीजर को अपनी असलियत पता चल चुकी थी। कहानी में दुख तब बढ़ जाता है जब घर वापस आने पर पता चलता है कि जैक के पिता की बीमारी यानी अल्जाइमर वापस लौट आया है। वो चम्मच के गलत हिस्से से खाना खाने लगे थे। जैक समझ जाता है कि उसकी दवा का असर खत्म हो रहा है। एक दिन जब जैक काम पर गया होता है तो उसके पिता का मन कार चलाने का करता है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वो कार कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधे पड़ोसी की महंगी कार में टक्कर दे मारते हैं। ये वही खड़ूस पड़ोसी था जिसने सालों पहले सीजर पर हमला किया था। पड़ोसी आग बबूला होकर बाहर आता है और जैक के बीमार पिता को कॉलर पकड़कर कार से बाहर खींच लेता है। वो उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। तभी खिड़की से जैक के पिता को पिटता देख सीजर का आपा खो जाता है। उसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो बिजली की रफ्तार से घर के बाहर निकलता है और उस पड़ोसी पर काल बनकर टूट पड़ता है। गुस्से में सीजर उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। मामला अब बस पड़ोसियों की लड़ाई नहीं रह गया था। पड़ोसी कोर्ट पहुंच जाता है और सीजर के खिलाफ केस कर देता है। अदालत का फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। सीजर अब इंसानों के बीच नहीं रह सकता। एनिमल कंट्रोल की टीम आती है और सीजर को घसीटते हुए एक ऐसी जगह ले जाती है जहां सिर्फ चिंपांजी थे। सीजर को लगा कि वो शायद यहाँ घूमने आया है। वो वहाँ के हॉल को देखकर खुश भी था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब ये पिंजरा ही उसकी दुनिया बनने वाला है। जब जैक उसे वहाँ छोड़कर जाने लगता है तो सीजर दौड़कर कांच के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए इशारे करता है, मुझे भी साथ ले चलो। पर जैक बेबस था। वो भरे मन से कहता है, सीजर तुम्हें अब यहीं रहना होगा। उधर जैक के पिता की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। अल्जाइमर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था। जैक हार मानने वालों में से नहीं था। वो अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल दवा बनाने का फैसला करता है। वो अपने बॉस को सब सच बता देता है कि कैसे उसने ये दवा अपने पिता पर इस्तेमाल की थी और वो कुछ समय के लिए ठीक भी हो गए थे। बॉस उसे एक और मौका देता है। इधर कैद में सीजर बुरी तरह टूट चुका था। वो हर रोज इंतजार करता कि जैक आएगा और उसे घर ले जाएगा। वो अपनी कोठरी की दीवार पर चाक से उस खिड़की का नक्शा बनाता है जहाँ से वो अपने घर के बाहर की दुनिया देखता था। उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। लैब में जैक दिन रात एक करके नई दवा तैयार कर लेता है। जब इस नई दवा का टेस्ट एक चिंपांजी पर किया जा रहा था तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। प्रेशर की वजह से गैस पाइप निकल जाती है और फ्रैंकलिन नाम के वर्कर के नाक में वो गैस चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। उस वक्त तो फ्रैंकलिन को कुछ नहीं हुआ और दवा का असर उस चिंपांजी पर भी बहुत अच्छा रहा। वो पहले से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो गया। जैक और कैरोलिन जब सीजर से मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें देख सीजर की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि आज उसकी रिहाई का दिन है, पर जैक उसे देख दंग रह जाता है। सीजर को एक छोटे से पिंजरे में बंद किया गया था और उसके हाथ पर चोट के निशान थे। जैक गार्ड्स को धमकी देता है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं ये जगह बंद करवा दूंगा। सीजर की उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब जैक उसे बताता है, सीजर जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। जैक के जाने के बाद सीजर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उस जेल जैसी जगह में उसे गंदा खाना दिया जाता है और वहाँ का स्टाफ उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता है। उधर जैक जब घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके पिता की हालत अब काबू से बाहर है। जैक उन्हें नई दवा देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसका हाथ रोक देते हैं। उनकी आंखों में एक शांति थी, जैसे वो कह रहे हों कि अब उनका समय आ गया है। उसी रात जैक के पिता दुनिया छोड़ देते हैं। पिता की मौत ने जैक को अकेला कर दिया था। अब इस दुनिया में उसका सिर्फ एक ही अपना था,
सीजर। जैक ढेर सारे पैसे लेकर उस शेल्टर के मालिक के पास पहुंचता है और उसे रिश्वत देकर सीजर को ले जाने की बात करता है। लालची मालिक मान तो जाता है, लेकिन जब जैक सीजर के पिंजरे के पास पहुंचकर उसे साथ चलने को कहता है तो सीजर पिंजरे का दरवाजा खुद बंद कर लेता है। सीजर अब किसी का पालतू बनकर नहीं रहना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि उसकी आजादी अकेले नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ ही मुमकिन है। जैक को खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसी रात वहाँ काम करने वाले एक लड़के के दोस्त वहाँ मजे लेने आते हैं। जैसे ही एक लड़का सीजर के करीब आता है, सीजर उसे बिजली की फुर्ती से दबोच लेता है और उसकी जेब से एक चाकू निकाल लेता है। रात के सन्नाटे में सीजर उस चाकू से अपने सेल का ताला खोलता है। वो चुपके से छत के रास्ते भागकर सीधा जैक के घर पहुंचता है। वहाँ से वो जैक की बनाई हुई नई दवा के कनस्तरों को चुराता है और वापस जेल में आकर उन्हें खोल देता है। उस दवा की गैस पूरे हॉल में फैल जाती है और देखते ही देखते वहाँ कैद हर एक चिंपांजी की आंखों में वही बुद्धिमानी और चमक आ जाती है जो सीजर की आंखों में थी। सीजर का पहला मिशन कामयाब रहा। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास एक फौज थी। लेकिन दूसरी तरफ एक खौफनाक सच सामने आता है। वो वर्कर फ्रैंकलिन, जिसके नाक में गलती से गैस चली गई थी, उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसका मतलब साफ था, यह दवा चिंपांजी के लिए तो वरदान थी, लेकिन इंसानों के लिए मौत का पैगाम। इधर शेल्टर में वो क्रूर गार्ड आता है जो सबको टॉर्चर करता था। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से सीजर को शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पासा पलट चुका था। सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और पहली बार एक गहरी और गूंजती हुई आवाज में चिल्लाता है। वहाँ खड़े हर इंसान और जानवर के होश उड़ जाते हैं। सीजर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर वहीं ढेर कर देता है और अपने साथियों के पिंजरे खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। लेकिन वह क्रूर गार्ड हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सीजर अब उससे 2 कदम आगे था। वो पानी की पाइप खोलकर उस पर तेज प्रेशर डालता है। पानी और बिजली के मेल से उस गार्ड को जबरदस्त करंट लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सीजर रुकने वाला नहीं था। वो अपने साथियों के साथ शहर के चिड़ियाघर पहुंचता है और वहां कैद हर एक चिंपांजी को आजाद कर अपनी फौज में शामिल कर लेता है। अगला पड़ाव था जैक की लैब। वहां भी कई चिंपांजी कैद थे, उन्हें भी आजाद कराया जाता है। अब सीजर के पास एक विशाल सेना तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ जैक को सीजर की चिंता सता रही थी। वो शेल्टर फोन करता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो कैरोलिन के साथ जब वहां पहुंचता है तो नजारा देखकर दंग रह जाता है। सारे पिंजरे खाली थे। वहां एक घायल वर्कर मिलता है जो खौफ में कहता है, तुम्हारा सीजर सबको ले गया, और वो बोला भी। जैक तुरंत समझ जाता है कि सीजर अपने साथियों को लेकर उसी रेडवुड जंगल की तरफ जा रहा है जहां वो बचपन में जाया करते थे। रास्ते में एक बड़ा पुल पड़ता है जहां पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। पुलिस और चिंपांजी के बीच एक भीषण जंग छिड़ जाती है। सीजर का मकसद किसी को मारना नहीं बल्कि अपने भाइयों को आजादी दिलाना था। जंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर उन पर गोलियां बरसाने लगता है। जब सीजर की जान खतरे में होती है तभी एक जांबाज गोरिल्ला हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है। वो हेलीकॉप्टर को क्रैश तो कर देता है, लेकिन इस बहादुरी में उसकी अपनी जान चली जाती है। वहीं कोबा नाम का वो चिंपांजी जिस पर लैब में खौफनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे, वो उस पायलट को मार देता है जो उन पर गोलियां चला रहा था। सीजर बीच बचाव करता है और अपने साथियों को पुलिस वालों की जान लेने से रोकता है। वो बस अपना रास्ता साफ करना चाहता था। आखिरकार सब पुल पार कर रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं। जैक भी वहां पहुंचता है और सीजर को पुकारने लगता है। तभी एक चिंपांजी जैक पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सीजर उसे एक इशारे में रोक देता है। जैक इमोशनल होकर कहता है, सीजर मेरे साथ घर चलो, ये सब छोड़ दो वरना पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर आगे बढ़कर जैक को गले लगाता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, यही सीजर का घर है। जैक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाता है कि सीजर ने अपनी दुनिया ढूंढ ली है। वो अब किसी का पालतू नहीं बल्कि अपनी प्रजा का राजा है। जैक उसे वहीं छोड़कर भारी मन से लौट आता है। अब रेडवुड का वो जंगल सीजर और उसके साथियों का नया साम्राज्य था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंत में जैक का वो पड़ोसी दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। वही जानलेवा वायरस जो फ्रैंकलिन की मौत का कारण बना था, अब इंसानी दुनिया में फैलने के लिए तैयार था। जब पता चलता है कि वह वायरस सिर्फ एक लैब तक सीमित नहीं रहा। फ्रैंकलिन जो जैक का साथी था, वह बीमार हालत में जैक को ये सब बताने उसके घर गया था। जैक के न मिलने पर वो उसी खड़ूस पड़ोसी से टकरा जाता है। अचानक फ्रैंकलिन को जोरदार खांसी आती है और उसके खून की कुछ बूंदें उस पड़ोसी पर गिर जाती हैं। अब वह पड़ोसी भी उस जानलेवा वायरस की चपेट में आ चुका था। और सबसे डरावनी बात, वह पड़ोसी एक पायलट है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। यानी अब यह वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला था, और हुआ भी बिल्कुल यही। इस वायरस ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे भाग में, जो ठीक 10 साल बाद का समय दिखाता है। इन 10 सालों में उस वायरस ने तबाही मचा दी है। इंसानों की आबादी लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ चिंपांजी की नस्ल तेजी से बढ़ रही है। रेडवुड के उस घने जंगल में अब इंसानों का आना सख्त मना है, और वहाँ सिर्फ एक ही नाम चलता है, सीजर। सीजर अभी भी सबका लीडर है, और अब उसका एक बेटा भी है जिसका
नाम है ब्लू आई। एक दिन जब ब्लू आई अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा था, तभी उनका सामना इंसानों की एक टोली से होता है। ये इंसान वहाँ एक पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तलाश में आए थे ताकि शहर में फिर से बिजली लाई जा सके। ये डैम चिंपांजियों के इलाके में था। इंसानों को देख ब्लू आई गुस्से में गुर्राने लगता है। उन इंसानों में से एक शख्स इतना डर जाता है कि वो घबराहट में गोली चला देता है, जिससे ब्लू आई का दोस्त घायल हो जाता है। गोली की आवाज सुनते ही पूरा जंगल जाग उठता है। सैकड़ों चिंपांजी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन इंसानों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। माहौल बहुत गर्म था। चिंपांजी उन इंसानों को जान से मार देना चाहते थे। तभी इंसानों का लीडर मेलकम आगे आता है। वो सीजर से बात करने की कोशिश करता है और हाथ जोड़कर कहता है, हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, हमें बस शहर की बिजली ठीक करने के लिए उस डैम तक जाना है। सीजर अपनी गूंजती हुई आवाज में चेतावनी देता है, ठीक है, इस बार तो तुम चले जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सारे इंसान वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। लेकिन चिंपांजियों की फौज में एक ऐसा किरदार भी है जिसका दिल नफरत से भरा है, कोबा। कोबा वही चिंपांजी है जिस पर इंसानों ने लैब में सबसे ज्यादा जुल्म किए थे। वो सीजर को भड़काते हुए कहता है, इंसान फिर से हमारे इलाके में घुस आए हैं, वो हमें फिर से अपना गुलाम बनाएंगे, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। कोबा की बातों का असर सीजर पर भी होता है। वो फैसला करता है कि वो इंसानों की बस्ती में जाकर उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराएगा। और फिर शुरू होता है एक डरावना नजारा। सैकड़ों चिंपांजी घोड़ों पर सवार होकर हाथों में हथियार लिए इंसानों के शहर की तरफ बढ़ते हैं। नजारा बदल चुका था। वह शहर जो कभी रोशनी से जगमगाता था, अब एक खंडहर बन चुका था। टेक्नोलॉजी और शान और शौकत सब धुएं में मिल चुकी थी। सीजर अपनी पूरी सेना के साथ इंसानों की बस्ती के मुहाने पर खड़ा था। मेलकम फिर से सामने आता है, लेकिन सीजर की आवाज में इस बार पत्थर जैसी सख्ती थी। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है, आज के बाद अगर कोई भी हमारे इलाके में दिखा तो अंजाम मौत होगा। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने अपनी हद पार की तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोबा, जिसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ खून सवार था, चाहता था कि हमला अभी हो जाए, लेकिन सीजर बिना खून बहाए वहां से लौट जाता है। उधर मेलकम की मुश्किल कम नहीं हो रही थी। जिस इलाके में थोड़े बहुत इंसान बचे थे, वहां बिजली पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उनका एकमात्र पावर प्लांट उसी जंगल में था जहां सीजर का राज था। वहां जाना मतलब मौत को दावत देना था, पर बिना बिजली के इंसान भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बच सकते थे। मेलकम एक बड़ा रिस्क लेता है। वो अपने परिवार और एक छोटी टीम के साथ फिर से रेडवुड के जंगल की तरफ बढ़ता है। वो सीजर को अपनी मजबूरी समझाता है, क्योंकि सीजर बचपन से इंसानों के बीच पला बड़ा था। उसे पता था कि बिजली इंसानों के वजूद के लिए कितनी जरूरी है। सीजर का दिल पसीज जाता है और वो एक शर्त पर मान जाता है, तुम्हें अपने सारे हथियार हमें सौंपने होंगे। मेलकम अपनी टीम के साथ पावर प्लांट पर काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे इंसानों और चिंपांजियों के बच्चों के बीच एक रिश्ता बनने लगता है। मेलकम का बेटा और पत्नी इन चिंपांजियों से डरने के बजाय उनके करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ने लगता है। काम के दौरान एक चिंपांजी को वहां छुपा कर रखी हुई एक गन मिल जाती है। वो उसे तुरंत सीजर के पास ले जाता है। सीजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि इंसानों ने उसे धोखा दिया है। वो चिल्लाकर उन्हें वहां से चले जाने को कहता है। तभी एक और मोड़ आता है। सीजर की पत्नी लंबे समय से बीमार थी, लेकिन मेलकम की पत्नी ने उसे दवा दी थी, जिससे उसकी हालत में सुधार होने लगा था। अपनी पत्नी को ठीक होते देख सीजर का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो मेलकम को एक आखिरी मौका देता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, इस पावर प्लांट को ठीक करो और हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मेलकम की टीम में एक ऐसा शख्स था जो पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका था। उसे इन जानवरों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो सीजर और मेलकम की इस नाजुक दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। मेलकम की टीम के उस पूर्व पुलिस ऑफिसर की नफरत ने आखिरकार रंग दिखाया। उसने चुपके से हथियार छुपा रखे थे और जब वे आपस में गण बदल रहे थे, तभी ऊपर से कोबा की नजर उन पर पड़ गई। कोबा का खून खौल उठा। उसके लिए इंसान कभी भरोसेमंद थे ही नहीं। वो बिजली की रफ्तार से सीजर के पास पहुंचता है और चिल्लाकर कहता है, इंसान हमें फिर से धोखा दे रहे हैं, उनके पास और भी हथियार हैं, उन्हें अभी मारना होगा। लेकिन सीजर अब भी शांति चाहता था। वो कोबा को धैर्य रखने के लिए कहता है, जिसे सुनकर कोबा गुस्से में आ जाता है। वो सीजर को ललकारते हुए कहता है, तुम्हें अपने साथियों की फिक्र नहीं है, तुम तो खुद एक इंसान हो, क्योंकि तुम उन्हीं की तरह सोचते हो। ये सुनते ही सीजर का आपा खो जाता है। वो कोबा पर बुरी तरह हमला कर देता है और उसे अधमरा कर देता है। यही वह पल था जिसने कोबा को एक वफादार साथी से एक खौफनाक दुश्मन बना दिया। कोबा अब बदले की आग में जल रहा था। वो सीधा इंसानों के गुप्त हथियारों के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां पहरा दे रहे इंसानों को बेरहमी से मारता है और गन्स लूट लेता है। इसके बाद वो वापस अपने इलाके में आता है और खुद अपने ही साथियों के घरों में आग लगा देता है। जब उसे मौका मिलता है कि सीजर बिल्कुल अकेला है, तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर सीजर को गोली मार देता है। सीजर लहूलुहान होकर झाड़ियों में गिर जाता है। कोबा अब अपनी चाल चलता है। वो बाकी चिंपांजियों के सामने रोने का नाटक करता है और झूठ बोलता है कि इंसानों ने
हमारे घर जला दिए और हमारे लीडर सीजर को भी मार डाला। अब हमें चुप नहीं बैठना है। कोबा खुद को नया लीडर घोषित कर देता है और इंसानों के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर देता है। उधर शहर में खुशियों का माहौल था। मैल्कम की टीम ने पावर प्लांट ठीक कर दिया था और सालों बाद रोशनी लौटी थी। लेकिन ये खुशियां चंद मिनटों की मेहमान थीं। कोबा अपनी फौज के साथ हथियारों के गोदाम पर धावा बोल देता है और फिर शुरू होता है कत्लेआम। चिंपांजी अब इंसानी हथियारों से इंसानों को ही भून रहे थे। कोबा की क्रूरता का आलम यह था कि जब वो उस छोटे चिंपांजी को, जिसे पहले गोली लगी थी, एक गन देकर इंसान को मारने को कहता है और वो बच्चा मना कर देता है क्योंकि सीजर ने सिखाया था कि बिना वजह हमला नहीं करना, तो कोबा उस मासूम को भी मार देता है। जो चिंपांजी उसकी बात नहीं मानते उन्हें वो कैद कर लेता है। जंगल के रास्ते शहर लौट रहे मैल्कम और उसकी पत्नी को अचानक झाड़ियों में बुरी तरह जख्मी हालत में सीजर मिलता है। वो समझ जाते हैं कि अगर सीजर मर गया तो इंसानों का बचना नामुमकिन है। वो जान जोखिम में डालकर सीजर को अपनी कार में डालते हैं और गुपचुप तरीके से उसे सुरक्षित जगह ले जाते हैं। मैल्कम और उसकी पत्नी की कोशिशें रंग लाती हैं। सीजर की मरहम पट्टी की जाती है और धीरे धीरे उसकी जान में जान आने लगती है। जैसे ही सीजर को होश आता है वो सबसे पहले कड़वा सच बताता है। मुझ पर हमला किसी इंसान ने नहीं बल्कि मेरे अपने साथी कोबा ने किया था। मैल्कम को अब समझ आ जाता है कि कोबा ने कितनी बड़ी साजिश रची है। सीजर अभी भी बहुत कमजोर था। उसकी रिकवरी के लिए मैल्कम दवा लेने स्टोर की तरफ जाता है। तभी उसका सामना सीजर के बेटे ब्लू आई से होता है। ब्लू आई के हाथ में गन थी और वो मैल्कम को मारने ही वाला था कि मैल्कम चिल्लाकर कहता है, रुको, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, वो हमारे साथ हैं और उन्हें कोबा ने ही गोली मारी थी। यह सुनकर ब्लू आई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन मैल्कम के साथ घर पहुंचता है और अपने पिता को जिंदा देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ ब्लू आई बताता है कि कैसे कोबा ने डर का राज कायम कर रखा है, मासूम इंसानों का कत्ल किया है और जो चिंपांजी उसका साथ नहीं दे रहे उन्हें कैद कर लिया है। अब ब्लू आई को सच पता था। वो चुपके से उसी ठिकाने पर लौटता है जहाँ कोबा ने इंसानों और वफादार चिंपांजियों को बंदी बना रखा था और उन सबको आजाद कर देता है। मैल्कम इस सब में उनकी मदद करता है और उन्हें एक टावर के अंदर ले जाता है जहाँ उसे वही पुराना पुलिस ऑफिसर मिलता है। वह ऑफिसर पागलपन की हद तक नफरत से भरा था। वो मैल्कम को बताता है कि बिजली आने के बाद उसने रेडियो के जरिए आर्मी से संपर्क कर लिया है और जल्द ही एक बड़ी सेना यहाँ पहुंचकर सारे चिंपांजियों का सफाया कर देगी। इतना ही नहीं, उसने पूरे टावर पर बम लगा दिए थे ताकि चिंपांजियों के ऊपर चढ़ते ही वो सबको उड़ा सके, भले ही इसमें उसकी अपनी जान क्यों न चली जाए। तभी मैदान जंग में असली लीडर सीजर की एंट्री होती है। सीजर और कोबा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनके बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। सीजर को जिंदा देख बाकी चिंपांजियों को भी कोबा की गद्दारी का यकीन हो जाता है। इसी बीच वो ऑफिसर बम धमाका कर देता है जिसमें टावर का एक हिस्सा उड़ जाता है और कई चिंपांजी मारे जाते हैं। धमाके के बाद भी सीजर और कोबा बच जाते हैं। जब कोबा देखता है कि सारे चिंपांजी फिर से सीजर का साथ दे रहे हैं तो वो पागल होकर अपनी ही बिरादरी पर गोलियां चलाने लगता है। सीजर मौका देखकर कोबा पर ऊंचाई से हमला करता है और उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। कोबा एक लोहे की रॉड से लटक जाता है और गिड़गिड़ाते हुए सीजर से कहता है, मुझे बचा लो। सीजर उसका हाथ पकड़ तो लेता है पर उसे कोबा की गद्दारी और मासूमों की मौत याद आती है। सीजर कहता है, तुम चिंपांजी नहीं हो, और उसका हाथ छोड़ देता है। कोबा सीधे नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अंत में धुएं और मलबे के बीच मैल्कम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी जैक और सीजर की दोस्ती थी। मैल्कम नम आंखों से सीजर को चेतावनी देता है, सीजर, आर्मी यहाँ पहुंचने वाली है, तुम्हें अपने परिवार के साथ यहाँ से भागना होगा वरना ये जंग सबको खत्म कर देगी। मैल्कम की चेतावनी सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वह सीजर से मिन्नतें करता है कि वो अपने साथियों को लेकर कहीं दूर चला जाए ताकि खून खराबा रुक सके। लेकिन सीजर, जिसकी आंखों में अब एक गहरी समझ और भविष्य का डर था, धीरे से अपना सिर हिलाता है। वह मैल्कम की आंखों में आंखें डालकर धीमी लेकिन भारी आवाज में कहता है, जंग शुरू हो चुकी है। सीजर जानता था कि कोबा की नफरत और इंसानों के डर ने एक ऐसी आग लगा दी है जिसे अब बुझाना नामुमकिन है। आर्मी रास्ते में थी और इंसान अब चिंपांजियों को कभी भरोसे की नजर से नहीं देखेंगे। ठीक उसी तरह अब चिंपांजी भी कभी इंसानों के बीच सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। सीजर मैल्कम से कहता है, इंसान कभी माफ नहीं करेंगे। वह जानता था कि एक दोस्ती पूरी दुनिया की नफरत को नहीं बदल सकती। सीजर और मैल्कम के बीच का वह पल दोस्ती और सम्मान का आखिरी लम्हा था। मैल्कम भारी मन से वहां से अंधेरे में ओझल हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि अब वो दोबारा कभी अपने इस दोस्त से नहीं मिल पाएगा। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सीजर अपने परिवार और अपनी पूरी सेना के साथ उस टावर के शिखर पर खड़ा है और दूर से आती आर्मी की गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। सीजर का चेहरा सख्त है, उसकी आंखों में अपने कबीले की सुरक्षा की चिंता है। उसे पता है कि आने वाला कल बहुत भयानक होने वाला है, जहां अब एक पालतू जानवर की मासूमियत नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा और लीडर की चमक है जो अपनी आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। यहीं पर यह कहानी खत्म होती
होती है। इंसानों और चिंपांजियों के बीच का यह फासला अब कभी नहीं भर पाएगा। एक तरफ इंसान अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ सीजर अपनी नई दुनिया की रक्षा करना चाहता है। यह अंत नहीं बल्कि एक नए युग प्लैनेट ऑफ द एप्स की शुरुआत है। तो ये था इस फिल्म की कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं सर्वाइव मूवी एक्सप्लेन के साथ।